हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी करंट अफेयर की श्रृंखला में जो भारत की 21-22 की प्रमुख घटनाएं हुई हैं भारत के अंदर, वो चीज़ देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा, भारत चीन सीमा गतिरोध। सेकंड पॉइंट, कृषि कानून की वापसी। तीसरा जो होगा, कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों का पक्ष। चौथा जो होगा, एमएसपी गारंटी कानून बनाने तक आंदोलन जारी रहेगा। नेक्स्ट फिर होगा हमारा आत्मनिर्भरता की ओर प्रतिरक्षा उद्योग। नेक्स्ट हमारा होगा पढ़े भारत अभियान। नेक्स्ट हमारा होगा नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारा होगा नागालैंड अशांत क्षेत्र घोषित। नेक्स्ट होगा सामरिक पेट्रोलियम भंडार के इस्तेमाल का फैसला। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत द्वारा वैक्सीन निर्यात। उसके बाद नदी शहर गठबंधन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021। उसके बाद हम लोगों का होगा नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक। नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़ेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में अग्रणीय। नेक्स्ट उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो MI 17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। नेक्स्ट हमारा होगा जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की सिफारिशें। नेक्स्ट हमारा होगा भारत में प्रयोग होने वाली कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन WHO से प्रमाणित। नेक्स्ट हमारा होगा अटल नवाचार संस्थान उपलब्धि रैंकिंग। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा के आधुनिकीकरण की प्रमुख पहलें। नेक्स्ट उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र। नेक्स्ट उसके बाद हमारा होगा BSF के अधिकार क्षेत्र में विस्तार। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लक्षद्वीप में विकासात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे सोशल मीडिया एवं OTT प्लेटफॉर्म का नियमन। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा होगा वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। उसके बाद हमारा होगा भारत में प्रशासनिक एवं सांगठनिक परिवर्तन। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस। नेक्स्ट उसके बाद होगा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे युद्ध इतिहास का अवर्गीकरण संबंधी नीति। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों का होगा स्थानीय लोगों को रोजगार में वरीयता पर बहस होगी। उसके बाद फिर हमारा लास्ट होगा टिप्पणियाँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट, भारत चीन सीमा गतिरोध। भारत चीन सीमा गतिरोध के संबंध में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर अब तक चली वार्ताओं में कई इलाकों को लेकर तनाव बरकरार है। पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC जो है पर चीन के साथ जो है वो सीमा विवाद को लेकर अब तक चली वार्ताओं में कई इलाकों को लेकर तनाव बरकरार है। हाल में उपग्रह तस्वीरों के आधार पर अरुणाचल सीमा के पास चीन द्वारा लारा गांव बसाए जाने, भूटान की सीमा के भीतर निर्माण किए जाने की खबरें आई हैं। इन सबके बीच सैन्य कमांडर स्तरीय वार्ता और राजनयिक स्तरीय वार्ताओं का दौर जारी है। इस हालत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर ने हाल ही में चीन के रवैये को लेकर बड़े बयान जारी किए। ऐसे में चीन के साथ चल रही वार्ता के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सीमा पर सामरिक महत्व के कई इलाकों को लेकर तनाव बरकरार है। ये तो हमारा भारतीय चीन सीमा गतिरोध का भूमिका हो गई। नेक्स्ट हम जो है अब चीन का रुख देखते हैं। तो चीन के रुख का जो पॉइंट है, भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि देप्सांग समेत टकराव के सभी बिंदुओं पर लंबित मुद्दों का समाधान दोनों देशों के बीच संबंधों के समग्र सुधार के लिए जरूरी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर
तैनात भारी भरकम फौज की वापसी को लेकर भारत चीन के बीच पिछले महीने हुई 13वें दौर की सैन्य वार्ता तल्खी के साथ संपन्न हुई। हालांकि दोनों देश फिर से बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। दरअसल अब तक कैलाश रेंज पर भारतीय जवानों का कब्जा रहा है। चीन दबा रहा है। वार्ता के दौरान चीन ने कई इलाकों में अपनी फौज पीछे हटने के एवज में भारत से कैलाश रेंज खाली करने की मांग रखी। जब कैलाश रेंज खाली हो गया तो चीन फिर से अपने रंग में लौट गया। अब भारत के सामने चीन को देप्सांग इलाके में पीछे धकेलने की चुनौती फिर से मुंह बाएं खड़ी है। नेक्स्ट हमारा है देप्सांग प्रकरण क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देप्सांग क्षेत्र में कई जगहों पर भारत और चीन के सैनिक जो हैं आमने सामने हैं। वार्ता में सहमति के बावजूद चीनी सेना भारतीय सैनिकों को पिछले साल से ही अपने पारंपरिक पेट्रोलिंग पॉइंट PP 10, 11, 11A, 12 और 13 के साथ साथ डेमचोक क्षेत्र सेक्टर में ट्रैक जंक्शन, चार्डिंग, निलुंग नाला तक जाने नहीं दे रही है। चीनी सैनिकों ने इन इलाकों के रास्ते रोक रखे हैं। भारत चाहता है कि डेप्सांग पठार में उसे गश्त के पुराने अधिकार मिले, जहां चीनी सैनिक अभी भी उसे PP 10 से 13 तक जाने नहीं दे रहे। भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि देप्सांग समेत टकराव के सभी बिंदुओं पर लंबित मुद्दों का समाधान दोनों देशों के बीच संबंधों के समग्र सुधार के लिए जरूरी है। माना जा रहा है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता के 13वें चरण में डेप्सांग में तनाव कम करने पर जोर देते हुए अपना रुख पुरजोर तरीके से रखा था। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या थी वो हम लोग देखते हैं। तो भारत में चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद होना कोई नई बात नहीं है। 1 मई 2020 को दोनों देशों ने सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के पैंगोत्सो झील के नॉर्थ बैंक में झड़प हुई थी। इस झड़प में दोनों ही पक्षों के दर्जनों सैनिक घायल हुए थे। इसके बाद 15 जून 2020 को विवादित गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इसमें दोनों तरफ से कई सैनिक शहीद हुए थे। नेक्स्ट हमारा है दूसरा पॉइंट जो इसमें, गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद फरवरी में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू की गई। पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी तट के दोनों तरफ से सैनिक अपने हथियारों के साथ पीछे हटने लगे, लेकिन दोनों देशों के बीच मौजूद फ्रिक्शन पॉइंट्स पर सैनिकों के पीछे जाना अभी शुरू नहीं हो सका है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेना को पीछे हटाना भारत की गलती थी। इस पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। पैंगोत्सो झील के इलाके में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया की शुरुआत में महत्वपूर्ण प्रगति की कमी का हवाला देते हुए कुछ जानकारों ने कहा है कि शायद खुद को मिला सामरिक लाभ छोड़कर भारत ने गलती की है। नेक्स्ट पॉइंट, फरवरी 2021 में दोनों देश झील के पास के इलाके से सेना और हथियार पीछे हटने को लेकर दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद भारत ने सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण कैलाश रेंज से अपनी सेना पीछे कर ली है। तीसरा पॉइंट जो है, चीन का उद्देश्य भारत को कैलाश रेंज से हटना था ताकि भारत को सामरिक तौर पर जो महत्वपूर्ण बढ़त हासिल है वो खत्म हो जाए। ये चीन का उद्देश्य था। भारत को कैलाश रेंज से हटाना था ताकि भारत को सामरिक तौर पर जो महत्वपूर्ण बढ़त हासिल है वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट है ताजा स्थिति जो है वो हम लोग देखते हैं। 4 स्ट्रेटेजिक फ्रिक्शन पॉइंट में से 2 हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलियम पॉइंट 15 और 17 को गोगारा पोस्ट में से चीन ने अपनी सैनिक पीछे हटाने से मना कर दिया है। यानी जो फ्रिक्शन पॉइंट में 2 हैं 15 और 17, वहां से चीन ने जो है अपना सैनिक पीछे हटाने से मना कर दिया है। बातचीत में चीन ने भारत से कहा कि वह
अब तक भारत को जो मिला है उसी में खुश होना चाहिए। चीन का हॉट स्प्रिंग पोस्ट से पीछे हटने से इनकार, महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें जो है। नेक्स्ट, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर जारी बातचीत के बीच नुकुल्ला में झड़प हुई। चीनी सेना सीमा के नजदीक अपने सैन्य ठिकानों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा रही है और एलएसी के आसपास भीतरी इलाकों के सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह भेज रही है। इधर भारतीय आर्मी भी सीमा के नजदीक अपनी सेना की तैनाती बढ़ा रही है और अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर बना रही है। ये हमारा चीनी सीमा विवाद के संबंध में था। नेक्स्ट है हमारा कृषि कानून की वापसी। केंद्र सरकार किसानों खासकर छोटे किसानों के कल्याण और कृषि जगत के हित में और गांव के गरीब किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा और नेक नीयत से 3 कानून लेकर आई थी। लेकिन अपने तमाम प्रयासों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों को समझ नहीं पाई। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलनों के बीच जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 महीने बाद अंततः इसे वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अंततः सरकार ने संसद में इन्हें रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट है किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। किसान भाइयों को क्या नहीं समझा पाई सरकार, हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शायद हमारी तपस्या में कमी रही होगी और हम किसानों को ठीक से समझा नहीं पाए। आगे किसानों की प्रमुख मांगें भी मानी गई। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। पराली जलाने को लेकर अब अपराध की श्रेणी से हटा लिया गया है। कानून का मकसद क्या था? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों की स्थिति सुधारने के लिए 3 कृषि कानून लाए थे। इसका मकसद यानी उद्देश्य जो था, किसानों खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उपज की सही कीमत और इसे बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प मिले। इन कानूनों की मांग बरसों पुरानी थी। संसद में चर्चा व मंथन के बाद इन्हें लाया गया था। देश के किसानों और अनेक किसान संगठनों ने इसका समर्थन किया था। विदित हो कि जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के संदर्भ में तीनों कृषि कानूनों पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई थी और इसके साथ ही मुद्दों के समर्थन के लिए अस्थायी समिति का भी गठन किया गया था। क्यों पीछे हट रही केंद्र सरकार? अब कृषि कानून को हटाने के लिए पीछे क्यों हट रही है केंद्र सरकार, इसके भी हम जानते हैं। तो फर्स्ट, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब विधानसभा चुनाव एक कारण है। विशेषकर यूपी में मजबूत किसान आंदोलन से जाट समुदाय में नाराजगी से वोट बैंक का खतरा था, इसलिए हटी पीछे। दूसरा है उपचुनावों में जो झटका मिला। तीसरा, लखीमपुर खीरी कांड था। चौथा, अपनों का बढ़ता विरोध। 5वां, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि को धक्का। इन 5 कारणों के कारण जो है सरकार ने कृषि कानून को वापस लिया। कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों का पक्ष क्या है, ये हम लोग देखते हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन का सरलीकरण कानून 2020 जो आया था वो देखते हैं। सरकार का तर्क क्या था? कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों की राज्य की पीएमसी की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। इसमें किसानों को फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेचने को बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट है, बिल में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही गई है ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। अब किसानों की राय क्या है तो हम लोग उसको देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, राज्य को राजस्व नुकसान होगा क्योंकि अगर किसान पीएमसी मंडियों से बाहर फसल बेचेंगे तो वो मंडी फीस नहीं वसूल पाएंगे। नेक्स्ट है, कृषि व्यापार अगर मंडियों के बाहर चला गया तो कमीशन एजेंट का क्या होगा। तीसरा है, इसके बाद धीरे धीरे एमएसपी से फसल खरीद बंद कर दी जाएगी। चौथा है, मंडियों में व्यापार बंद होने के बाद मंडी ढांचे की तरह बनी ई नेम जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली का आखिरकार क्या होगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, कृषक यानी सशक्तिकरण व संरक्षण।
कीमत आश्वासन, कृषि सेवा पर कर कानून 2020, कॉन्ट्रैक्शन फार्मिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए फ्रेमवर्क। कानून में कृषि करारों के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान है। कानून में कृषि करारों के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान है। इस कानून के तहत किसान, कृषि व्यापार करने वाली फर्मों, प्रोसेसर, थोक व्यापारी, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक दाम पर भविष्य में अपनी फसल बेच सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत जो है वो अनुबंधित किसानों को तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है छोटे किसानों को क्या नुकसान है, इससे वो चीज़ देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान किसान प्रायोजक या बड़े खुदरा विक्रेताओं से खरीद फरोख्त पर चर्चा करने के मामले में कमजोर होगा। दूसरा है छोटे किसानों की भीड़ होने से शायद प्रायोजक उनसे सौदा करना पसंद न करें। तीसरा पॉइंट जो है किसी विवाद की स्थिति में एक बड़ी निजी कंपनी, निर्यातक या थोक व्यापारी या प्रोसेसर जो प्रायोजक होगा उसे बढ़त होगी। तीसरा जो संशोधन था वो था आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020, भंडारण की छूट। इसमें जो दिया गया है मुख्य पॉइंट, कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। इसका अर्थ यह हुआ कि सिर्फ युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जब जितना चाहे इनका भंडार किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत जो है वो इस कानून में निजी सेक्टर का कृषि क्षेत्र में डर कम होगा, क्योंकि अब तक अत्याधुनिक कानूनी हस्तक्षेप के कारण निजी निवेशक आने से डरते थे। तीसरा, प्रतिस्पर्धी बाजार का वातावरण बनेगा और फसल के नुकसान में कमी आएगी। कीमतें अनियंत्रित हो जाएंगी। इससे क्या होगा, असाधारण परिस्थिति में कीमतों में जबरदस्त इजाफा होगा, जिससे बाद में नियंत्रित करना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। दूसरा है कृषि क्षेत्र में बड़ी कंपनियों के आने से उन्हें किसी फसल को अधिक भंडार करने की क्षमता होगी। तीसरा क्या है, इसका अर्थ यह हुआ कि फिर से कंपनियां किसानों को दाम तय करने पर मजबूर करेंगी और फायदा उठाएंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एमएसपी गारंटी कानून बनाने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन की शुरुआत भले ही 3 कृषि कानूनों को समाप्त करने के लिए हुई हो, लेकिन बाद में इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी की मांग से जुड़ गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार एमएसपी की गारंटी देने के लिए कानून बनाए। जब तक कानून नहीं बनाया जाता हमारा आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को और प्रभावी बनाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री होंगे। कमेटी जो है जीरो बजट खेती और किसानों के हित में निर्णय लेगी। फिर से पुराने ढर्रे पर लौटेगा देश का कृषि क्षेत्र। यूं तो तीनों कृषि कानून फिलहाल लंबित ही थे, लेकिन अब इनकी वापसी के फैसले के बाद यह तय हो गया है कि खेती बाड़ी पुरानी पटरी पर ही चलेगी। कृषि उत्पादों के व्यापार और जिन्सों की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर पहले वाले प्रतिबंध वाले प्रावधान वो लागू हो जाएंगे। स्थानीय मंडियों में कानूनों के मकड़जाल और आढ़तियों का हस्तक्षेप जो है वो जारी रहेगा। कृषि क्षेत्र और किसानों के लाभ के मद्देनजर सुधार की प्रक्रिया थम गई, जिससे कृषि प्रसंस्करण उद्योग को धक्का लगेगा। घरेलू व्यापार के साथ जिन्सों के निर्यात का प्रभावित होना तय है। हालांकि कृषि क्षेत्र में कानून सुधार की जिम्मेदारी
अब राज्यों पर ज्यादा है। नेक्स्ट है निजी मंडियों के थे प्रस्ताव। निजी मंडियों के क्या प्रस्ताव थे देखते हैं हम लोग। कृषि उपज की बिक्री के लिए सरकारी मंडियों के साथ प्राइवेट मंडियों की स्थापना से कारोबार में प्रतिस्पर्धा का रास्ता खुला था। इसके मद्देनजर देश में तकरीबन 500 प्राइवेट कृषि मंडियों के खुलने के प्रस्ताव तैयार हो गए थे। सरकारी संगठन नेफेड ने 200 मंडियों की स्थापना का मसौदा जो है वो तैयार कर काम शुरू कर दिया था। आधा दर्जन कृषि मंडियों में काम चालू भी हो चुका था। सरकार के इस फैसले से इन मंडियों का काम प्रभावित जरूर होगा, लेकिन मंडियों को बंद करने की नौबत नहीं आएगी। अब सरकार कर सकती है इन सुधारों का रुख। वैसे अब निजी मंडियों के क्या ये होगा, अब सरकार कर सकती है इन सुधारों का रुख। वैसे अब आगे सरकार ज़्यादा ठोस कृषि सुधारों को अंजाम दे सकती है। इनमें यूरिया कीमतों को नियंत्रण मुक्त, फर्टिलाइजर्स, पानी, बिजली पर इनपुट सब्सिडी के बजाय नगद ट्रांसफर, खुली खरीद बंद करने व कीमतों की जगह न्यूनतम आय गारंटी जैसे सुधारात्मक कदम उठा सकती है। नेक्स्ट हमारा है आत्मनिर्भरता की ओर प्रतिरक्षा उद्योग। तो आत्मनिर्भरता की ओर प्रतिरक्षा उद्योग के क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। रक्षा में आत्मनिर्भरता भारत की रक्षा उत्पादन नीति की आधारशिला रही है। सरकार द्वारा हाल में आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर और गति मिलेगी। भारतीय रक्षा उद्योग मुख्य रूप से सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करता है और इसने बाजार तथा विभिन्न उत्पादों के साथ स्वयं को भी विकसित किया है। निर्यात में हाल ही की सफलताओं से प्रेरित होकर भारत एक उभरते हुए रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार है। हमारा लक्ष्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से निर्यात सहित बाजार तक पहुंचने के साथ साथ डिजाइन से लेकर उत्पादन तक भारत को रक्षा क्षेत्र के मोर्चे पर दुनिया के शीर्ष देशों में स्थापित करना है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो है वो देश को रक्षा उत्पादन का गढ़ बनाने की दिशा में सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई कदम उठाए हैं। अब तक सरकार ने 3 सूचियां जारी की हैं, जिनमें ब्यौरा दिया गया है कि रक्षा सामग्रियों में आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। पहली सूची अगस्त 2020 में जारी हुई। इसमें सरकार ने 2024 तक 101 हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का ऐलान किया। इसमें वाहक विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां, क्रूज मिसाइल और सोनार सिस्टम शामिल हैं। मई 2021 में जो है रक्षा मंत्रालय ने दूसरी सूची जारी की, जिसमें 108 हथियारों, पहले में 101, दूसरी सूची में 108 हथियारों और विभिन्न रक्षा प्रणालियां शामिल थी। इसमें अगली पीढ़ी के कॉर्बेट, हवाई पूर्व चेतावनी प्रणाली, टैंक, इंजन और राडार शामिल थे। तीसरा जो है रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में 351 उप प्रणालियों और घटकों की एक तीसरी सूची की घोषणा की है। मतलब फर्स्ट सूची में 101, दूसरी सूची में 108 और तीसरी सूची में 351 उप प्रणालियों और घटकों की एक तीसरी सूची की घोषणा की, जिन्हें अगले साल दिसंबर में शुरू होने वाली विभिन्न समय सीमा के तहत आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह पिछले 16 महीने में मंत्रालय द्वारा जारी की गई दूसरी सूची है। यह कदम भारत की सैन्य प्लेटफार्मों और उपकरणों के निर्माण का केंद्र बनने में सरकार के समग्र उद्देश्य के हिस्से के रूप में उठाया जा रहा है। मंत्रालय ने 2500 वस्तुओं की भी एक सूची जारी की है, जिनके बारे में कहा गया है कि वे पहले से ही स्वदेशी हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट जो मई 2020 में
सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दी थी। इससे स्वदेशी कंपनियों में विदेशी निवेश का रास्ता खुला और रक्षा उपकरणों का ज्यादा मात्रा में देश में ही उत्पादन की राह खुली। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने अगले 5 वर्ष में रक्षा निर्माण में $25 अरब यानी 1.75 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है, जिसमें $5 अरब यानी लगभग 35,000 करोड़ रुपए के सैन्य हार्डवेयर का निर्यात लक्ष्य शामिल है। नेक्स्ट हमारा है जो पॉइंट, पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान के अंतर्गत जो है 1 जनवरी 2022 को जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पढ़े भारत नामक 100 दिवसीय पाठन अभियान की शुरुआत की, जिसका समापन 10 अप्रैल 2022 को होगा। यानी पढ़े भारत की अभियान जो वो 1 जनवरी 2022 को शुरू हुआ और इसका समापन जो है वो 10 अप्रैल 2022 को होगा। और यह जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का एक अभियान है। नेक्स्ट हमारा है मुख्य बिंदु इसके अंतर्गत क्या है। विदित हो कि यह अभियान छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार करने के लिए शुरू किया गया है। यह अभियान रचनात्मक, महत्वपूर्ण सोच, शब्दावली के साथ साथ लिखित और मौखिक रूपों की क्षमता को विकसित करेगा। तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत जो है, इस अभियान के तहत बालवाटिका में कक्षा में 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 100 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में बच्चों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय आदि सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत है जो 100 दिनों के इस अभियान के तहत प्रति सप्ताह प्रति समूह एक गतिविधि तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य पठन को सुखद बनाना और पढ़ने के आनंद के साथ आजीवन जुड़ाव बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है जो इसके अंतर्गत, गौरतलब है कि यह अभियान मातृभाषा, स्थानीय भाषा व क्षेत्रीय भाषा जैसी भारतीय भाषाओं पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। इसके लक्ष्य के अनुसार अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के साथ भी एकीकृत किया गया है, जो 21 फरवरी को मनाया जाएगा। भारत में बच्चों को उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करके इस दिन को कहानी पढ़ो अपनी भाषा में गतिविधि के साथ मनाया जाएगा। मंत्रालय ने इस पठन अभियान के साथ साथ गतिविधियों के आयु उपयुक्त साप्ताहिक कैलेंडर पर एक व्यापक दिशा निर्देश तैयार किया है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी NEAT 3.0। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय ने नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 3.0 लॉन्च किया। इसे भारत में छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एड टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एकल मंच के रूप में लॉन्च किया गया है। मुख्य बिंदु इसके अंतर्गत जो है, NEAT शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम विकसित तकनीक समाधानों का उपयोग प्रदान करने की एक पहल है, ताकि शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए एकल मंच पर युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो है दूसरा पॉइंट, इसके अंतर्गत 12 लाख से अधिक सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को 253 करोड़ से अधिक के मुफ्त एड टेक कोर्स कूपन प्रदान किए गए हैं। तीसरा पॉइंट, यह तकनीक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को भारत के साथ साथ विश्व की ज्ञान आधारित आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगा। चौथा पॉइंट इसके अंतर्गत जो है, इस तकनीक में सीखने के परिणामों और विशिष्ट क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए एक अनुकूलित और व्यक्तिगत अनुभव के लिए
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है नागालैंड अशांत क्षेत्र घोषित। केंद्र सरकार ने नागालैंड के सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम केंद्र सरकार ने नागालैंड में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही 30 दिसंबर 2021 में 6 महीने के पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। दूसरा जो है केंद्र द्वारा नागालैंड में अफवाह को वापस लेने की संभावना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने के लिए कुछ दिनों बाद यह कदम उठाया गया है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि केंद्र सरकार की राय है कि नागालैंड इतनी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है। नागा संगठन अफवाह पर असहमत। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को और 6 महीने तक बढ़ाने संबंधी केंद्र के फैसले को अस्वीकार बताते हुए प्रमुख नागा संगठनों ने कहा है कि इस कदम का मकसद नागाओं की आने वाली पीढ़ियों को दबाए रखना है। क्या है असफा? अब असफा के बारे में हम लोग जानते हैं। असफा सेना के उन क्षेत्रों के स्वतंत्र रूप से ऑपरेशन का व्यापक शक्ति देता है जिन्हें अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में सैन्य कर्मी पर केंद्र की मंजूरी के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कब लागू होता है यह असफा, कब लागू किया जाता है, इस विषय में हम लोग जानते हैं। नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय समूहों, जातियों और समुदायों के बीच मतभेद के चलते भी किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अभी यह जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, आसाम और अरुणाचल में लागू है। नेक्स्ट है हमारा सामरिक पेट्रोलियम भंडार के इस्तेमाल का फैसला। सामरिक पेट्रोलियम भंडार के इस्तेमाल फैसले के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। भारत ने अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार यानी SPR से 5 मिलियन बैरल तेल इस्तेमाल करने का फैसला किया है। यह फैसला ओपेक देशों के तेल उत्पादन को कम करने के फैसले के विरोध में लिया गया है। देशों द्वारा अपनी रणनीतिक भंडार में तेल इस्तेमाल करने का कारण वर्ष 2016 से ही ओपेक प्लस समूह के जो देश हैं 2016 के देश रूस के नेतृत्व में 10 अन्य देशों के साथ मिलकर अपने तेल उत्पादन को निर्धारित मात्रा से कम रखने का प्रयास कर रहे हैं। इनका उद्देश्य तेल की मांग की अपेक्षा आपूर्ति को कम करके तेल की कीमतों में वृद्धि लाना है। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत जो है, इसके विरोध में अमेरिका, भारत, चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया ने अपने तेल भंडारों से तेल इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। यह प्रतिक्रिया तेल की बढ़ती कीमतों को कम करने का एक साझा प्रयास है। नेक्स्ट है हमारा सामरिक पेट्रोलियम SPR भंडार क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। SPR कच्चे तेल के विशाल भंडार हैं जो मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में व्यवधान के प्रभाव को कम करने हेतु निर्मित किए गए हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत जो है, भारत में सामरिक कच्चे तेल की भंडारण सुविधा के निर्माण कार्य का प्रबंधन जो है वो भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ISPRL पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत तेल उद्योग विकास बोर्ड यानी OITB की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, रणनीतिक भंडार से निकाले जाने वाले कच्चे तेल को मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को बेच दिया जाएगा। ये दोनों रिफाइनरी पाइपलाइन के माध्यम से तेल भंडार से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके अंतर्गत जो पॉइंट, 1990 के खाड़ी युद्ध ने तेल के संकट के खतरे को वास्तविक बना दिया।
संकट की गंभीरता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय भारत के तेल भंडार मात्र 3 दिनों के लिए पर्याप्त थे। नेक्स्ट जो है, इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने 1998 में सामरिक पेट्रोलियम भंडार की अवधारणा की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का तीसरा सर्वाधिक बृहद तेल आयातक एवं उपभोक्ता होने के नाते अपनी तेल की आवश्यकताओं का 80% से अधिक आयात करता है। यह एसपीआर की स्थापना को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। नेक्स्ट है, भारत में सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम के पहले चरण के तहत भारत सरकार ने 3 स्थानों पर 5.33 यानी 5.33 मिलियन मीट्रिक टन की कुल क्षमता के साथ सामरिक पेट्रोलियम भंडार की सुविधाएं स्थापित की हैं। इसमें से एक है विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में है, यह 1.33 MMT का। दूसरा है मैंगलोर कर्नाटक 1.5 MMT। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में उड़ीसा के चंडीखोल जो 4 MMT और कर्नाटक के पांडूर 2.5 MMT में कुल 6.5 MMT क्षमता की वाणिज्यिकी सह रणनीति इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। ओपेक देशों को संदेश, ओपेक देशों को क्या संदेश के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, आपदा युद्ध आदि के लिए रणनीतिक तेल भंडार बनाए जाते हैं। भारत अन्य देशों के साथ पेट्रो पदार्थों की निकासी कर रहा है ताकि तेल उत्पादक ओपेक देशों पर दबाव बनाने और वे कीमतें कम करें। पेट्रो पदार्थों के दाम घटेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि तेल के दाम कम हो सकते हैं। ओपेक देशों पर उत्पादन बढ़ने का दबाव बढ़ेगा जो कच्चे तेल के दाम में नरमी लाएगा। क्यों दिक्कतें आई? ओपेक देशों ने पिछले $86 प्रति बैरल तक दाम बढ़ा दिए थे। अब दुनिया के देशों ने इन्हें धमकियां दी हैं कि कीमत $78 प्रति बैरल तक आएगी। भारत के रणनीतिक भंडार में 74 दिन इस्तेमाल करने लायक तेल मौजूद है। रिफाइनरी के पास आमतौर पर 60 दिनों का भंडार रहता है। भारत तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है जबकि उत्पादन में 20वें स्थान पर है। नेक्स्ट है हमारा भारत द्वारा वैक्सीन निर्यात। भारत ने कोविड-19 टीकों का निर्यात सीमित तरीके से फिर से शुरू कर दिया है। पहली खेप जो है वो ईरान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार को जा रही है। लगभग 6 महीने के अंतराल के बाद वैक्सीन निर्यात को फिर से बहाल किया गया है। हालांकि निर्यात किए जाने वाले टीकों की मात्रा पर सरकार हर महीने फैसला करेगी ताकि देश में उसकी उपलब्धता में कोई कमी नहीं होने की बात सुनिश्चित की जा सके। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पास 22.72 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त डोज उपलब्ध है तथा टीकों का उत्पादन बढ़ा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रमुख बिंदु इसके अंतर्गत क्या है देखते हैं हम लोग। ईरान उन पहले देशों में से एक था जिसने हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन टीकों की 10 लाख खुराक प्राप्त की थी। कोवैक्सीन वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त टीकों में से एक है जिसे आपातकालीन उपयोग सूचीकरण स्थिति प्रदान की गई है। टीकों का निर्यात। भारत ने जनवरी 2021 में अपना घरेलू टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था। इसके बाद उसने जनवरी और अप्रैल 2021 के बीच 95 देशों को टीकों की खुराक अनुदान और वाणिज्य निर्यात के रूप में भेजना शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट, कुल मिलाकर भारत ने वैक्सीन की 66 मिलियन से अधिक खुराकें भेजी थी, परंतु भारत ने इस साल अप्रैल में देश को कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण टीकों का निर्यात बंद कर दिया था। जैसे जैसे भारत ने अपने वैक्सीन कार्यक्रम को बढ़ाया है, इसने यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया है कि वैक्सीन
आपूर्ति लाइनों को खुला रखा जाए, जिससे वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है, भारत द्वारा टीकाकरण निर्यात को बंद करने के लिए भारत के पड़ोसी देश जो भारत पर टीकों की आपूर्ति के लिए निर्भर थे, वे मदद के लिए चीन पर निर्भर हो गए। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका उन देशों में शामिल थे जिन्होंने अपनी आबादी को टीका लगवाने के लिए चीन निर्मित टीके प्राप्त किए। वैक्सीन मैत्री क्या है, इसके अंतर्गत एक योजना चली थी, तो उसके विषय में हम लोग जानते हैं। इस अभियान के तहत भारत ने अपने पड़ोसी और प्रमुख भागीदारी देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति शुरू कर दी है। भूटान और मालदीव पहले टीके प्राप्त करने वाले देश थे। इसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स थे। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस को भी खुराक मिली। इस पहल में पाकिस्तान का नाम नहीं है। मांग को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से साझेदार देशों को टीकों की आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा नदी शहर गठबंधन। नदी शहर गठबंधन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की है। इसमें देश भर के 30 शहरों को शामिल किया गया है। इन सभी ने एक संयुक्त मसौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। गठबंधन का मकसद शहरों की नदियों का विकास करना है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंतर्गत जो पॉइंट, यह शहर नगर स्वच्छता, नदी संरक्षण, जल से जुड़े मुद्दों सहित अन्य विषयों पर एक दूसरे को अनुभव साझा करेंगे, उससे सीखेंगे तथा प्रगतिशील कार्य योजना पर काम करेंगे। कार्यक्रम में सबसे पहले कानपुर का शहरी नदी योजना प्रबंधन स्वीकार किया गया है। यानी नदी शहरी गठबंधन के अंतर्गत सबसे पहला जो होगा कार्यक्रम हुआ कानपुर का शहरी नदी योजना प्रबंधन। इन शहरों से शुरुआत होगी। जिन 30 शहरों में इस गठबंधन की शुरुआत हुई है, उनमें देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, वाराणसी, कानपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, बिजनौर, फर्रुखाबाद, कानपुर, बेगूसराय, मुंगेर, साहिबगंज, राजमहल, भागलपुर, पटना, महेशतला, जंगीपुर, हुगली, चिंसुरा, हावड़ा, चेन्नई, भुवनेश्वर, औरंगाबाद, हैदराबाद, पुणे, उदयपुर व बिजवाड़ा शामिल हैं। ये 30 शहर इसके अंतर्गत पहले शामिल किए गए हैं। महत्वपूर्ण कदम क्या होगा इसके अंतर्गत, लोगों को नदियों से जोड़ना। NMCG द्वारा लोगों को नदियों और इसकी पारिस्थितिकी के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कई पहल का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है पहल का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है। यह गठबंधन एक महत्वपूर्ण कदम है। लोगों और नदियों के बीच जुड़ाव में रिवर फ्रंट का विकास अहम है। आने वाले समय में और अधिक शहर जुड़ेंगे। नदी शहर गठबंधन में 30 शहर जुड़ रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में और अधिक शहर जुड़ेंगे। 53 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। इनमें 42 शहर नदियों के किनारे स्थित हैं। यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विभिन्न नगर स्वच्छता, नदियों के संरक्षण, जल से जुड़े मुद्दों पर अनुभव साझा होंगे। नेक्स्ट है हमारा नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस 2021 इंडेक्स हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया। यह इंडेक्स का तीसरा संस्करण है। सूचकांक में गुजरात, हरियाणा और पंजाब सामग्री की गतिशीलता और रसद श्रृंखला की दक्षता के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। यह इंडेक्स लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर राज्यों को रैंकिंग प्रदान करता है। सूचकांक के प्रमुख बिंदु जो थे वो हम लोग देखते हैं। गुजरात, हरियाणा और पंजाब जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, क्रमशः शीर्ष 3 स्थान पर। पहले पे गुजरात, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पे पंजाब।
तमिलनाडु चौथा और महाराष्ट्र पांचवा शीर्ष स्लॉट में शामिल है। तीसरा मुख्य पॉइंट जो है 2019 की लीड्स रैंकिंग की तुलना में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ये राज्य शीर्ष सुधारकर्ताओं के रूप में उभरे हैं। प्रतिनिधित्व उद्देश्यों के लिए राज्यों को 3 अलग वर्गों में स्थान दिया गया है। फर्स्ट है उत्तर पूर्वी राज्य, दूसरा हिमालयी केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा है अन्य केंद्र शासित प्रदेश समूह। हिमालय केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर जम्मू और कश्मीर शीर्ष रैंक के रूप में उभरा है। दूसरा, पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम और मेघालय अव्वल रहे हैं। तीसरा, दिल्ली को अन्य संयुक्त प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रखा गया था। सूचकांक के बारे में हम लोग जानते हैं। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस इंडेक्स 2018 में लॉन्च किया गया था। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। सामग्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रसद समर्थन के मामले में सूचकांक राज्यों को रैंक प्रदान करता है। रैंकिंग मूल्य निर्धारण की प्रतिस्पर्धात्मक बुनियादी ढांचे और सेवाओं की उपलब्धता जैसे मापदंडों के आधार पर की जाती है। इसका उद्देश्य जो था वो राज्यों को उनके रसद में से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नीति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट हमारा है नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नवंबर 2021 में नीति आयोग ने भारत को बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और इस रिपोर्ट के जो प्रमुख बिंदु हैं वो हम लोग देखते हैं। 2015-16 के लिए राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई थी। दूसरा पॉइंट है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 में भारत में हर 4 में से एक व्यक्ति बहुआयामी गरीब था। यह बताता है कि 25.01% आबादी बहुआयामी गरीब थी। MPI शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे 3 आयामों पर आधारित है। प्रत्येक आयाम का सूचकांक में 1/3 भार होता है। इन आयामों में 12 खंड शामिल हैं। पोषण, प्रसव पूर्व देखभाल, बाल और किशोर मृत्यु दर, स्कूल में उपस्थिति, स्कूली शिक्षा के वर्ष, खाना पकाने का ईंधन, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बिजली, बैंक खाते और संपत्ति। वैश्विक MPI 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत की रैंक जो है वो 66वीं है। राष्ट्रीय MPI परियोजना का उद्देश्य वैश्विक MPI रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार के लक्ष्य के साथ व्यापक सुधार संबंधी कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए विश्व स्तर पर गठबंधन के साथ साथ भारत के लिए एक व्यवस्थित MPI सुनिश्चित करना है। बहुआयामी गरीबी में शीर्ष राज्य को कौन कौन से हम लोग देखते हैं तो पहला स्थान बिहार का है जिसकी आबादी 51.91% जो है वो आबादी गरीब है। दूसरा स्थान झारखंड का है और इसका 42.16% आबादी जो है वो गरीबी की अवस्था में है। तीसरा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का 37.79 है। मध्य प्रदेश 36.65%, मेघालय 32.67%। सबसे कम बहुआयामी गरीब वाले राज्य जो हैं वो केरल पहले नंबर पर है 0.71%, गोवा दूसरे नंबर पर है 3.76%, सिक्किम तीसरे नंबर पर है 3.82%, तमिलनाडु चौथे नंबर पर है 4.89%, पंजाब जो है वो 5वें नंबर पर है 5.59%। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम लोग देखते हैं तो केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नगर हवेली में सबसे ज़्यादा गरीब हैं, वहाँ 27.36% लोग गरीब हैं तथा सबसे कम गरीब पौंडीचेरी 1.72 है। दिल्ली में जो है वो 4.79% लोग गरीब हैं।
नेक्स्ट हमारा है सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी शहरी सूचकांक। 23 नवंबर 2021 को भारत जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया। प्रमुख बिंदु इसके अंतर्गत क्या क्या है? यह सूचकांक शून्य भूख, गरीबी समाप्त करने, गुणवत्ता शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, लैंगिक समानता जैसे लक्ष्यों में 77 एसडीजी संकेतकों पर 56 शहरी क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत जो है वो सूचकांक और डैशबोर्ड नीति आयोग और जर्मन की अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी GIZ तथा BMZ के बीच सहयोग का परिणाम है। रैंकिंग स्केल इसका जो है शहरी क्षेत्र को 0 से 100 के पैमानों पर रैंक प्रदान किया गया है। दूसरा पॉइंट है 100 के स्कोर का अर्थ है कि शहरी क्षेत्र ने वर्ष 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, और 0 के स्कोर का अर्थ है कि यह शहरी क्षेत्र में लक्ष्यों को प्राप्त करने के से काफी दूर है। शीर्ष प्रदान करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है वो शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम और कोच्चि। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है वो धनबाद, मेरठ, ईटानगर, गुवाहाटी और पटना। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 के अंतर्गत क्या क्या हम लोग देखते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसके अंतर्गत 20 नवंबर 2021 को केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 जारी की, जिसमें इंदौर मध्य प्रदेश लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा और राज्यों में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान हासिल किया है। शहरों में इंदौर और राज्यों में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान हासिल किया। दूसरा पॉइंट जो है हमारा इसका विदित हो कि छावनी बोर्ड की श्रेणी में अहमदाबाद को प्रथम स्थान व मेरठ को द्वितीय व दिल्ली को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत जो है राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र को जो है वो दूसरा व मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पश्चिमी बंगाल को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। ज्ञात हो कि स्वच्छ गंगा शहरों में वाराणसी को प्रथम, मुंगेर को द्वितीय व पटना को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में उत्तर प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में उत्तर प्रदेश एक पायदान ऊपर चढ़ गया है। इस बार प्रदेश को 6वां स्थान मिला है, जबकि वर्ष 2020 के सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर था। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में वाराणसी को नंबर 1 वेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार मिला है। कूड़ा फ्री शहरों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में लखनऊ को बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीडबैक पुरस्कार मिला है। विदित हो कि मेरठ को 10 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में फास्टेस्ट मूवर विंग सिटी का पुरस्कार दिया गया है। इस श्रेणी में गाजियाबाद को वेस्ट विंग सिटी इनोवेशन एंड वेस्ट प्रोटेस्ट पुरस्कार मिला है। 1 लाख की आबादी वाले शहरों में कन्नौज को नंबर 1 वेस्ट गंगा टाउन पुरस्कार मिला है। कूड़ा मुक्त शहरों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में लखनऊ व गाजियाबाद को स्टार रेटिंग मिली है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के इन जिलों को मिले पुरस्कार। नोएडा 3 लाख से 10 लाख आबादी, इंडियाज क्लीनेस्ट मीडियम सिटी। दूसरा है हापुड़ 1 लाख से अधिक आबादी, बेस्ट सिटी इन मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन। तीसरा आवागढ़ 25,000 आबादी वाले शहर, वेस्ट सिटी इन सिटीजन फीडबैक। चौथा रजरौला को जो है 50,000 से 1 लाख आबादी के बीच, वेस्ट सिटी इन सिटीजन फीडबैक। नेक्स्ट हमारा मेरठ कैंट 1 लाख की आबादी, इंडियाज क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट। नेक्स्ट है वाराणसी कैंट 1 लाख से अधिक, बेस्ट कैंटोनमेंट इन सिटीज फीडबैक। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश में अग्रणीय। उत्तर प्रदेश में अग्रणीय जो है वो चीज हम लोग देखते हैं। तो सर्वप्रथम
पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री सम्मान निधि इस योजना के क्रियान्वयन में देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश को मिला। दूसरा है 1.45 लाख करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान कर देश में अग्रणीय गन्ना एवं चीनी उत्पादन में लगातार तीसरी बार देश में अग्रणीय। तीसरा पॉइंट है 42 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण देश में अग्रणीय। तीसरा पॉइंट जो उत्तर प्रदेश अग्रणीय है, 2.61 करोड़ व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कर देश में प्रथम। नेक्स्ट है 1.67 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर देश में अग्रणीय। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में अग्रणीय जो पॉइंट है ये हम लोग अपना नेक्स्ट अगले वीडियो में करते हैं। तो आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में अग्रणीय किस चीज़ में जो है उत्तर प्रदेश जो है वो अग्रणीय है या आगे है या पहले स्थान पर, ये चीज़ें। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।